हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और उसमें हम नेशनल इनकम में जीडीपी कर चुके हैं, एनडीपी कर चुके हैं, जीएनपी कर चुके हैं और आज हम करेंगे एनएनपी। एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट किसी इकोनॉमी का कैसे पता करते हैं? जीएनपी से हम जो डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस हुआ है उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास निकल कर आता है एनएनपी, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ एनएनपी का? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब जीएनपी का फॉर्मूला क्या था? जीएनपी का फॉर्मूला था जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो माइनस इसमें से डेप्रिसिएशन कर देंगे तो हमारे पास एनएनपी का फाइनल फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो अब एनएनपी के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। एनएनपी से हम किसी इकोनॉमी की नेशनल इनकम पता कर सकते हैं। अब नेशनल इनकम पता करने के लिए जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी ये चीजें भी जरूरी है, बट अगर एनएनपी में ये सारी चीजें आ जाती है तो इसलिए जो एनएनपी है उसको क्या बोलते हैं? किसी भी नेशन की इनकम की प्योरेस्ट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें ही इंक्लूड हो जाती है। तो अगर हम एनएनपी को किसी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा पर कैपिटा इनकम उस नेशन की। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम होती है इनकम पर हेड पर ईयर, मतलब कि एक साल में एक बंदे की जितनी भी एवरेज इनकम है वो हमारे पास निकल कर आएगी जब हम एनएनपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। टोटल पॉपुलेशन किसकी होगी? एक कंट्री की टोटल पॉपुलेशन होगी। तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग होता है हर कंट्री का, ठीक है। तो उससे क्या है, उससे हर कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी अलग अलग होएगी, क्योंकि जो एनएनपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसमें क्या आता है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो इसीलिए हर कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो भी अलग अलग होएगी, सेम नहीं होएगी, क्योंकि जो नेशनल इनकम है वो किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे। जितना किसी कंट्री का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा उतनी उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम होगी। तो पर कैपिटा इनकम किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पे। अब जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो इकोनॉमीज खुद फिक्स करती है, अपने हिसाब से देखती है कि किसी भी एसेट का कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, उसको बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। अब अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में भी हर एसेट का अलग अलग होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे कि कोई घर है, एक घर का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो अलग होगा। अगर कोई गाड़ी है तो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग होगा। गाड़ियों में भी अलग अलग आ जाता है, टू व्हीलर का अलग होगा, फोर व्हीलर का अलग होगा। अगर उससे ज्यादा बड़े ट्रक वगैरह होते हैं, बस होती है, उनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग होगा। और ये वाला जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ये इकोनॉमी खुद फिक्स करती है कि उसने कितना रखना है। क्योंकि जो नेशनल इनकम है उसको हम जब कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया, तो उस हिसाब से ही हमारी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो निकल कर आती है और हम अपनी इनकम को बाकी की जो कंट्रीज है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज आती है बेस ईयर की और एक होता है मेथोडोलॉजी। इन दोनों से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल अकाउंट्स, जो कि सीएसओ रिवाइज करता है और लास्ट टाइम सीएसओ ने रिवाइज करा था जनवरी 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें होती है, एक होती है कॉस्ट और एक होती है प्राइस। कॉस्ट के भी आगे दो पार्ट्स होते हैं और प्राइस के भी। कॉस्ट के कौन कौन से होते हैं? कॉस्ट में आ जाती है एक फैक्टर कॉस्ट और एक आती है मार्केट कॉस्ट। प्राइस में एक कांस्टेंट प्राइस होता है, एक होता है करंट प्राइस। अब इनको एक एक करके देखते हैं। कॉस्ट में क्या होता है? कॉस्ट में हम देखते हैं इनकम ऑफ द इकोनॉमी, मतलब कि वैल्यू ऑफ टोटल प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी एक कंट्री में एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं या तो फैक्टर कॉस्ट पे या फिर मार्केट कॉस्ट पे। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको किसी ना किसी चीज के साथ ही कैलकुलेट करते हैं ना। तो जो हमारी कंट्री में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, जो उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं
या तो फैक्टर कॉस्ट पे करेंगे या फिर मार्केट कॉस्ट पे करेंगे। अब गुड्स क्या होती है? गुड्स होती है कोई भी चीज़ हमारी कंट्री में जो बनी है, कोई मशीन बनी है बहुत बड़ी, या कोई और चीज़, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई है, इवन के छोटी से छोटी कोई गाड़ी प्रोड्यूस हुई है वो हमने बनाई है, ये सारी क्या है? गुड्स आ गई। सर्विसेज में क्या आता है? सर्विसेज में आता है जैसे आप IAS की तैयारी कर रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप कोचिंग सेंटर में जाओगे, वहां पे कोचिंग लोगे, तो वो क्या है? आपको सर्विसेज दे रहे हैं। हम बैंक में जाते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, लेते हैं, तो वो क्या है? हमें फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है बैंक भी हमें। तो उसके गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करते हैं या तो फैक्टर कॉस्ट पे या फिर मार्केट कॉस्ट में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट होती है इनपुट कॉस्ट, किसी भी चीज की, जो चीज हम बनाते हैं उसकी जो इनपुट कॉस्ट होती है प्रोड्यूसर साइड से जो होती है उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। सपोज हम कोई साइकिल बना रहे हैं, ठीक है। अब जो बंदा साइकिल बना रहा है उसको साइकिल बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल भी चाहिए, लेबर चाहिए, रेंट चाहिए, पावर चाहिए। पावर क्या मतलब? बिजली चाहिए। तो अब वो साइकिल बनाने के लिए अब रेंट किस चीज का होता है? जहां पे वो साइकिल बना रहा है, जिस जगह पे बैठकर, तो उस जगह का उसको रेंट भी तो देना पड़ेगा ना। तो वो क्या है? साइकिल बनाने पे उसका जितना भी खर्चा हुआ वो क्या है? उसकी इनपुट कॉस्ट, जिसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट होती है जो प्रोड्यूसर साइड से जो कॉस्ट लगती है, जो भी उसका खर्चा होता है। तो दिस इज नथिंग बट प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड। प्रोड्यूसर साइड से किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस होता है। जैसे हमने साइकिल की एग्जांपल ली थी, तो साइकिल को बनाने में जितना भी प्रोड्यूसर का खर्चा आया उसको बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में जो प्रोड्यूसर होता है ना, उसका प्रॉफिट भी वो बीच ऐड करके आगे देता है। उसके बाद क्या होता है? जब साइकिल बन के तैयार हो गया तो उसमें और बहुत सारी चीजें ऐड होगी, उसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होंगे उसके फैक्टर कॉस्ट में। सपोज साइकिल बनाने में 1000 रुपया खर्चा हुआ, ठीक है, तो इस 1000 रुपए में प्लस हो जाएंगे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी उस पर लगेंगे, ठीक है, सेंटर का, स्टेट का, जो भी है वो इस फैक्टर कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। और वो ऐड होने के बाद जब वो साइकिल मार्केट में पहुंचेगा, शोरूम में पहुंचेगा, तो उस शोरूम में पहुंचने के बाद जो उस साइकिल की कीमत होगी वो होगी उसकी मार्केट कॉस्ट। उस साइकिल की मार्केट कॉस्ट होगी। तो ऑफिशियली पहले इंडिया कैलकुलेट करता था इनकम, जो नेशनल इनकम थी उसको फैक्टर कॉस्ट पे करता था कैलकुलेट, ठीक है। बट जो मार्केट कॉस्ट का जो डाटा होता था वो भी रिलीज किया जाता था, वो गवर्नमेंट अपने पर्पस के लिए रिलीज करती थी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए भी रिलीज करती थी। बट जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होती थी वो फैक्टर कॉस्ट पे ही कैलकुलेट होती थी। फिर जनवरी 2015 के बाद अब जो इनकम कैलकुलेट करते हैं, ये कौन डिसाइड करता है कि नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे करना है या मार्केट कॉस्ट पे करना है? ये डिसाइड करता है CSO। CSO क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये डिसाइड करता है कि कौन से प्राइस पे, कौन सी कॉस्ट पे हमने कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम। तो 2015 के बाद से जो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती थी वो हमने चेंज करके मार्केट प्राइस पे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने लग पड़े थे। पहले फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते थे, बाद में हमने चेंज करके हम कैलकुलेट करने लग गए थे मार्केट प्राइस पे। रीजन क्या था इसमें? सॉरी, इसमें इंटरनेशनल रीजन भी था, क्योंकि अब जो इंटरनेशनली जो बाकी की इकोनॉमीज है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करती थी। मोस्टली जो इकोनॉमीज थी वो अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करती थी मार्केट प्राइस पे। तो इंडिया ने 2015 के बाद क्या किया? इंडिया में भी GST आ गया। पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, सेंटर अलग लगाता था, स्टेट अलग लगाती थी, तो उनको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इसीलिए जो हम इनकम कैलकुलेट करते थे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते थे, हम फैक्टर कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करते थे। बट GST आने के बाद अब एक ही टैक्स हो गया, तो मार्केट कॉस्ट पे जो इनकम कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस था वो थोड़ा ईजी हो गया। तो इसीलिए इंडिया 2015 के बाद नेशनल इनकम को मार्केट कॉस्ट पे कैलकुलेट करना शुरू कर दिया इंडिया ने, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस की। जो इनकम है उसमें दो प्राइसेस आते हैं, एक तो आता है कांस्टेंट प्राइस, एक आता है करंट प्राइस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है इन्फ्लेशन का, करंट एंड कांस्टेंट प्राइस में। अब इन्फ्लेशन हम कैसे पता करते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ी है, कम हुई है? इन्फ्लेशन हम पता करते हैं किसी भी कमोडिटी के प्राइस से। उस प्राइस को हम कंपेयर करते हैं किसी ईयर से, या तो हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे, बेसिकली हम लास्ट ईयर से ही कंपेयर करते हैं। बट
कभी कभार क्या होता है, कुछ चीजें हैं उनके लिए हम बेस ईयर ले लेते हैं एक, ठीक है। तो उस बेस ईयर के बेसिस पे हम किसी कमोडिटी का प्राइस देख लेते हैं कि कितना बढ़ा है या कम हुआ है। उसके बेसिस पे हम इन्फ्लेशन निकाल लेते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी हमारी कंट्री में कम या ज्यादा हुई है। बेसिकली ज्यादा ही होती है, कम तो होती नहीं है इन्फ्लेशन। तो बेस ईयर से हम कंपेयर करके देख लेते हैं कि कितना इसका प्राइस बढ़ा है, उसके बेसिस पे हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी लेमन की एग्जाम्पल लें तो लेमन का रेट क्या चल रहा है, काफी बढ़ा हुआ है नींबू का रेट। तो अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास है, 200 रुपीज पर केजी है जो लेमन का रेट है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि रेट बहुत बढ़ गया है, इसका दाम बहुत बढ़ गया लेमन के, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो 6 महीने पहले का जो रेट था लेमन का वो कितना था, वो कम था, वो अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास था, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि 6 महीने में इतना रेट बढ़ गया, अब तो 200 रुपए हो गया। तो ये क्या है, ये इन्फ्लेशन है। तो इससे हम कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे इन्फ्लेशन को, ठीक है। ये हम 6 महीने पहले का डाटा उठा लिया, ये हमने आज का डाटा उठा लिया, ठीक है। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि लेमन में कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है, कितनी महंगाई बढ़ी है, ठीक है। वैसे हम जो टोटल कंट्री की इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं वो हम सारी चीजों की लेते हैं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल ली है लेमन की। फिर बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस में, इनमें क्या डिफरेंस है। अब कोई भी कमोडिटी है, ठीक है, उसका रेट 2012-13 में कुछ और था, ठीक है। 2012-13 की अगर हम बात करें, सॉरी 2012-13 में सपोज एप्पल ले लेते हैं, ठीक है। 2012-13 में एप्पल का रेट जो था वो कितना था, 100 रुपीज पर केजी था, ठीक है, 100 रुपीज पर केजी था, ठीक है। और उसके बाद 2022-23 में इसी एप्पल का रेट बढ़कर कितना हो गया, 200 केजी हो गया, 200 रुपीज पर केजी हो गया, ठीक है। 12-13 में एप्पल का रेट था 100 रुपीज पर केजी और 2022-23 में हो गया 200 रुपीज पर केजी एप्पल का रेट, ठीक है। अब यहाँ पे रेट 100 है, यहाँ पे 200 है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पे 12-13 में भी 100 केजी सपोज एप्पल्स बिक गए, यहाँ पे भी 100 केजी एप्पल्स बिक गए, उतने ही बिके हैं, ठीक है। यहाँ पे 10,000 तक का इकोनॉमी में हमें जो एप्पल से हमारी जो पैसा आया है 10,000 आया है, यहाँ पे आया है 20,000, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी 20,000 की हुई है, यहाँ पे हुई है 10,000 की। तो अब यहाँ पे जो 2022-23 में इसका रेट है 200, ये कौन सा रेट है, ये वाला रेट है करंट प्राइस इसका, ठीक है। ये कांस्टेंट प्राइस नहीं है, यहाँ पे एप्पल का प्राइस 100 है, यहाँ पे 200 है। तो ये क्या है, ये करंट प्राइस है एप्पल का 200 रुपीज 22-23 में, ठीक है। और अगर हम बात करें कांस्टेंट प्राइस की, तो अगर हम इन 200 में से इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा कांस्टेंट प्राइस। तो करंट प्राइस क्या होता है, करंट प्राइस होता है जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं करंट प्राइस। अगर हम जो पुराने वाला था 2012-13 इसमें हम इन्फ्लेशन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा कांस्टेंट प्राइस। तो करंट प्राइस में प्रेजेंट डे इन्फ्लेशन को ऐड करने से हमारे पास निकल कर आता है कांस्टेंट प्राइस। तो करंट प्राइस बेसिकली होता क्या है, करंट प्राइस बेसिकली एमआरपी होता है, जो भी हम चीजें मार्केट में बिक रही है उन पे जो एमआरपी लिखा होता है वो होता है उस चीज का करंट प्राइस। अगर हम करंट प्राइस से इन्फ्लेशन को निकाल देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा उस चीज का कांस्टेंट प्राइस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे रिवाइज्ड मेथड कंपेयरिंग जीवीए एंड जीडीपी एंड फिक्स्ड बेस टू चेन बेस मेथड, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।